अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर समाज सेवी रेखा मेहमा को और स्पॉन्ज आयरन एसोसिएशन के चेयरमैन मिस्टर कमल अग्रवाल को। तो तालियों के साथ स्वागत करें और अब इनसे जानेंगे, क्योंकि समाज सेवी भी हमारे बीच में है। समाज सेवी सबसे अलग सोच रखते हैं, किसी भी चीज को अलग एंगल से कैसे अब काम करना है। जब सरकार हाथ खड़े कर देती है, संस्थाएं हाथ खड़े कर देती है, तो समाज सेवी को कैसे काम करना है, और वो ही आइडिया भी देता है। क्रांतिकारी विचारों का जो हम कहते हैं जन्म होता है, वो समाज सेवी से होता है, और वही ग्राउंड की रियलिटी भी जानता है। तो हम रेखा जी से ये भी जानेंगे, साथ ही साथ स्पंज आयरन एसोसिएशन कैसे काम करता रहा है वो भी जानेंगे। ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद सपना, और आप भी आइए। एक महिला पैनलिस्ट है हमारे साथ, एक पुरुष है, तो टक्कर बराबर की रहनी चाहिए। सवाल दोनों तरफ से पूछे जाएंगे। बराबरी है, देखिए यहाँ पर। हाँ, नारी शक्ति के सामने पुरुष शक्ति कुछ नहीं है, इसीलिए एक और नारी शक्ति का होना जरूरी है। आपस में सवाल पूछे तो बेहतर रहेगा। पहला सवाल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महिमा जी। और रेखा महिमा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और इसके साथ साथ कमल अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। कमल अग्रवाल जी स्पंज आयरन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। तो रेखा महिमा जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आप ही से है। समाज सेवा पर अब तक आपने इतने सारे पैनलिस्ट को सुना, इतने सब लोगों को सुना। समाज सेवी होने के भी दो आयाम हो सकते हैं, वो हमने सुनील जी को सुना। समाज सेवा आप कैसे करती हैं, और समाज सेवा के मायने आपके लिए क्या हैं? और वो व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ देने को नहीं है, अर्थ के मामले में, पैसे के मामले में, क्या वो भी समाज सेवा कर सकता है, और किन मायनों में कर सकता है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी मुझे इतने बड़े मंच में बुलाने के लिए। मैं रेखा मेहमा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से जुड़ी हूँ। मारवाड़ी समाज जो बोला जाता है कि लक्ष्मी पुत्र उनके चारों ओर पीड़ा डाल के बैठे हैं, तो कभी अर्थ की तो प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन एक सीमा होती है, वो भी हमारे घर परिवार से लेके हम जो कार्य करते हैं। लेकिन जब मैं आपको पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि जब मैं घर से निकली तो ऐसी महिला थी, पहली महिला थी, घूंघट में रहते थे। जब 2000 की बात बता रही हूँ, मेरी शादी 96 में हुई। घूंघट से निकल के औरतों को घर से बाहर ला के और समाज सेवा करना बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि हम जब निकलते थे तो हमें रोड पे कोई पुरुष न मिल जाए, इतना डर रहता था। आज हम पुरुष के सामने बैठे हैं, और जब ये डर था कि कोई पुरुष न मिल जाए, किसी पुरुष मीटिंग में ना जाना पड़ जाए। जब मीटिंग में बुलाया जाता था तो बहुत गुट बनाया जाता, तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तू जाना या मैं जाऊँगी। तो बहुत हमारे लिए रायगढ़ में एक विचित्र परिस्थिति थी उस समय। उस परिस्थिति से निकल के और हम लोगों ने समाज सेवा की। छोटे कार्य कैसे होते मैं आपको बताती हूँ। इतवारी बाज़ार में ही एक पिछला मोहल्ला है, जहाँ कुपोषण से कुपोषित बच्चे बहुत थे, और बच्चे सामने हमने मरते हुए भी देखे हैं बच्चे को। तो उस समय उनको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते थे। छोटी छोटी सेवा करते हुए इस संस्था से जुड़े, और धीरे धीरे हमने निःशक्त जनों की सेवा की, या कहिए कि कन्या विवाह किया। ये सब उस समय बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी, विवाह में भी प्रॉब्लम्स आती थी। तो हम बड़ी सेवा बहुत नहीं करके छोटी छोटी सेवाओं को महत्व दिए। तो वो छोटी सेवा भी बहुत ज़रूरी है। बड़ी सेवा तो देखिए बड़ी संस्थाएं हैं कर ही देती हैं, लेकिन आप किसी के घर में घुस के जब वो व्यक्ति हमको फ़ोन करते हैं, जब हम जाके उसकी सेवा करते हैं, तो वो सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। तो वो काम हम लोगों ने किया है, और बहुत अच्छे से किया है। इसमें बहुत सी हमें हमारी रायगढ़ के जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने हमारी मदद भी की है, और वो हमारे साथ भी चले हैं। तो रायगढ़ में एक मानना पड़ेगा एका है इस चीज़ के लिए, समाज सेवा के लिए बहुत ज़्यादा। ये कई बार हमने सुन लिया, जिसको देखिए वो कहते हैं कि यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के लोग, अभी जो मेहमान आए थे उन्होंने बताया कि हमको आवश्यकता थी तो 2 दिन में करोड़ों रुपए यहाँ की जनता ने इकट्ठा कर लिया। तो रायगढ़ की जनता एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा ले कि इतना एका है, इतनी एकता है, वो बहुत आवश्यक होता है। एका की बात बताती हूँ। एक 75 हम लोग का एक कैंप था निःशक्त, जिसमें 75 पैर हाथ लगने थे, गांव से आए थे। हाँ, तो उसमें लेंको कंपनी ने हमारी हेल्प की थी, कोरबा से जब लेंको कंपनी भी। तो हमें ये करना था कि लोगों को लाना था जिनको पैर और हाथ की ज़रूरत थी। उनको हम लोगों ने गांव से बुलाया, 75 लोगों को ऐसे चुन के। लेंको कंपनी ने उनकी जांच की, और उसके बाद उनके पैर हाथ बन के आए, उनको लगा भी वो। तो उस समय में खाना पीना रहने की उनकी व्यवस्था करनी थी, वो व्यवस्था दी गई उनको गाँव से लाने और ले जाने की, और उनके पैर हाथ लगे। और वो आज तक दुआ देते हैं हम लोग को कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया,
किया। उस समय सकराजीत नायक जी भी बहुत खुश हुए थे और हमारे कार्यक्रम में आके उन्होंने कहा था कि एक महिला अगर इस चीज़ के लिए आगे आती है तो हमें बहुत खुशी है, क्योंकि सब पुरुष तो कार्य करते ही हैं लेकिन एक महिला आगे बढ़ी है, तो हमें ये अच्छा लगा काम करके इस टाइप का। रेखा जी, एक बात मैं बोलूं कि पहली समाज सेवा यही की थी जब आप उस घूंघट को उठा के बाहर निकल आई थी, क्योंकि ऐसी महिलाएं प्रेरणा होती हैं कि जब मैं कर सकती हूँ तो बाकी भी कर सकते हैं, और बराबरी की हमें जरूरत नहीं होती, हम बराबर हैं, आप कोई देंगे नहीं हमें बराबरी, हम बराबर हैं आपके। कमल जी, आपके पास आना चाहूंगी। पूरे देश को मजबूती दे रहे हैं आप लोहे से, क्या सवाल आपसे किया जाए। हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले आप बताएं कि कोरोना में ऑन है सर, ऑन है, कोरोना में सबसे बड़ी चुनौती ऐसे ही उद्योगों के सामने आई, उन चुनौतियों को पार करके अब कहाँ आप अपने एसोसिएशन को खड़ा कर रहे हैं? सबसे पहले मैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमें एक राष्ट्रीय स्तर पे मंच प्रदान किया ताकि हम अपने समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पे प्रस्तुत उनके सामने रख सकें कि क्या क्या समस्याएं हम लोग छोटे रायगढ़ जिले के स्तर पे फेस कर रहे हैं। अब रही सवाल कोरोना की बात, तो 23 मार्च 2020 से राष्ट्रीय लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और तकरीबन 22-23 दिन का पहला लॉकडाउन था। और पूरे भारत में मैं ये गर्व से कहना चाहूँगा कि रायगढ़ एकमात्र जिला ऐसा था जिन्होंने 20 अप्रैल को अपना उद्योग प्रारंभ किया था। ये पूरे भारतवर्ष में पहला रायगढ़ जिला ऐसा था जिन्होंने 20 अप्रैल को ही अपना प्लांट स्टार्ट कर दिया था। और उसका कारण था कि रायगढ़ जिले में स्थापित सभी उद्योगों में लगभग अपने सारे मजदूरों को रखने के लिए उनका एकोमोडेशन, उनका फूड, सारा व्यवस्था हमारे उद्योगों के अंदर में व्यवस्था किया गया था। अभी आपके साथ में एक किसी राष्ट्रीय पार्टी से बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा कि वो जसपुर के आसपास कहीं बैठे हुए थे और हर मजदूर से पूछते थे कहाँ से आ रहे हो भाई। कोई बोलता था महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, कोई बोलता था मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, कोई बोलता था गुजरात से, बट कोई ऐसा नहीं बोलता था कि मैं रायगढ़ से आ रहा हूँ। दिस इज़ ड्यू टू हमारे जो एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ थे हमारे प्लांट के अंदर। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी के साथ हमारी एक मीटिंग भी हुई थी पिछले वर्ष, तो हमने बताया था उनको कि पिछले लॉकडाउन में जो अप्रैल और मई में स्टील का जो प्रोडक्शन था नेशनल वाइज, उसमें छत्तीसगढ़ का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% था, क्योंकि बाकी स्टेटों में प्लांट मई के जून तक ही प्रारंभ नहीं हो पाए थे। तो ये कोरोना में तकलीफें बहुत थी, बट रायगढ़ वालों ने, छत्तीसगढ़ ने मिलकर बहुत अच्छे सामना किया और कोरोना को हमारे उद्योगों पर हावी होने नहीं दिया। कमल जी, कितनी बिल्कुल, ये देखिए, है तो बड़ी बात ये कि आपने उस दौर में जब एकदम से प्रोडक्शन की अनुमति मिली और हमें एकदम से फिर से वो चीज़ें पटरी पर लानी थी, क्योंकि नुकसान इधर फैक्ट्रीज का भी हो रहा था, प्रोडक्शन का भी हो रहा था, और दूसरा उधर डिमांड भी बनी हुई है, और उस डिमांड की सप्लाई तुरंत करनी वो बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें खरे उतरे हमारे तमाम उद्योगपति। कमल जी, आपसे मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा, और मेरा सवाल आपसे ये है सर कि हमने जब बात की कोरोना काल की, हमने जब बात की मजदूरों की, तो उसमें हमारा जो प्रोडक्शन का हिस्सा है वो और ज़्यादा बढ़े, रायगढ़ उसको लेकर कितना सक्षम है, यहाँ के व्यापारी उसको लेकर कितना सक्षम है, और ये प्रोडक्शन आगे आप और कितना बढ़ते देख रहे हैं आने वाले कुछ सालों में? देखिए, रायगढ़ में पोटेंशियल की कमी नहीं है। रायगढ़ एक ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ में जहाँ कोयले का इतना अधिक मात्रा में कोयले के भंडार हैं, और उद्योगों को लगाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए सारी जो एम्यूनिटीज़ चाहिए होती हैं, जो सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल के लिए रॉ मटेरियल है, पक्का माल बेचने के लिए उत्तर प्रदेश हमारे सटा हुआ है रायगढ़ जिले से। तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वालों की, यहाँ पे जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके में जज्बा की कमी है कि रायगढ़ से आज हमारा जीएसटी रेवेन्यू क्या है और हम रायगढ़ को क्या दे रहे हैं। आज रायगढ़ जैसे ज़िले में रिंग रोड का ना होना, आप देखिए रायगढ़ मैं जब रायगढ़ आया था 2003 में, मैं सरिया जैसे छोटे से गाँव को बिलोंग करता हूँ, और 2003 में जब मैं रायगढ़ आया था तब से यहाँ पे रिंग रोड की प्लानिंग की गई थी, और आज 20 वर्ष हो गए केवल कागज़ में रिंग रोड बन रहे हैं, बट आज तक रिंग रोड नहीं बन पाया। इतने दुर्घटनाएं होते हैं। आज आप देखिए, साइडिंग से जो माल हमारे प्लांटों में आता है, आज सारे इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो अंबिकापुर रोड में है, लेकिन अंबिकापुर रोड में एक भी रेलवे साइडिंग की व्यवस्था नहीं है। रेलवे साइडिंग कहाँ पर है? कोतरलिया में है। अब कोतरलिया से माल रेलवे साइडिंग मतलब प्लांटों में कैसे जाए अंबिकापुर रोड में? उसको शहर होकर के ही क्रॉस करना पड़ता है। ना आपने रिंग रोड की व्यवस्था की है, ना आपने कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की व्यवस्था की है। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो चुन करके आते हैं, जो नेता बनते हैं, वो बनते किस लिए हैं? मतलब एक भी आदमी इस चीज़ को नहीं सोचता है कि उद्योग चलेंगे कैसे। आप अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा लगातार उद्योगों को लगाने के लिए MOU किया जा रहा है, सब्सिडीज प्रदान किए जा रहे हैं। एक तरफ आप उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं,
बाहर से उद्योगों को आप आकर्षित कर रहे हैं कि हम ये आपको ये फैसिलिटी देंगे, हम आपको ये सब्सिडी देंगे, उसके बाद आप उद्योगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। उद्योग चले कैसे? रायगढ़ एक ऐसा एकमात्र औद्योगिक जिला है जहाँ पे हर मालिक अपने प्लांट को डेली 4-5 घंटे जा करके रहता है। तो यहाँ पे कभी भी आप नहीं सुनेंगे रायगढ़ में कि किसी मजदूर को किसी प्रकार की समस्या हुई, किसी का पैसा, कोरोना काल में भी किसी का पैसा किसी उद्योगों के द्वारा उनका सैलरी रोका गया या किसी प्रकार की घटना। एनपीए बैंकों के 0% के बराबर है। आप पढ़ते होंगे पेपर में कि इस उद्योगों का इतना लाख करोड़ रुपए बैंकों का इस उद्योग ने खा गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसको गहराई से देखेंगे ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल मंशा होती है। उद्योग आपसे 1 लाख करोड़ रुपए का लोन लेता है, वो अपने पॉकेट के लिए तो लेता नहीं है ना, उद्योग लगाता है ले जा करके। आप उसका माइंस निकाल लेते हो वहाँ से, आप प्रोपोगेंडा करते हो ये स्कैम वो स्कैम। होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। 10 साल पहले कोयला स्कैम की बात चली, सारे कोल ऑक्शंस वापस से हुए, उनमें से 50% ज़्यादा कोल माइंस आज भी बंद पड़े हुए हैं। अभी मार्च 2020 में आपको एक घटना बता रहा हूँ, उड़ीसा के सारे माइंस जितने थे जिनके लीज खत्म हो रहे थे, सरकार ने उनको छीन लिया और वापस से ऑक्शन करवाया। वो माइंस स्टार्ट होने थे अप्रैल 2020 से। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में उड़ीसा से आयरन ओर की रेजिंग हुई थी 1,43,000 मिलियन टन। 143 मिलियन टन का रेजिंग फाइनेंशियल 19-20 में उड़ीसा से किया गया था। ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज सारे ऑक्शंस वापस हो गए। जो पुराने माइंस ओनर से उनके हाथ से माइन छीन लिया गया। अब नए माइंस ओनर आ गए, जिसका माइंस में सेटअप है उसको हटा करके नए माइनिंग को करना, सब करना, उससे रेजिंग कम हो गया। 20-21 फाइनेंशियल ईयर में रेजिंग हुआ 1,11,000 टन, सीधा 30% का ड्रॉप आउट हो गया। आयरन ओर में क्राइसिस आ गया 30% का, प्राइसेस बढ़ गया डबल। अप्रैल 2020 में जो सरिया जिसकी आप बात कर रहे थे कि लोग सरिया बदल नहीं सकते, उसकी कीमत थी 30 रुपये किलो, और आज आप जहाँ बैठे हैं आज सरिया कीमत है 50 रुपये किलो। बताइए आम आदमी को और कितना बड़ा भार है। गवर्नमेंट बोलती है जीएसटी कलेक्शंस की बात करती है। अभी आप पेपर में पढ़े होंगे, लगातार 5 महीने से भारत सरकार ने रेवेन्यू जीएसटी का 1 लाख करोड़ से ऊपर पार किया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? ड्यू टू इन्फ्लेशन। आज डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस क्या हैं? और उस 1,40,000 करोड़ में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट डीजल पेट्रोल का है। पिछले 1 साल से डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ऊपर चल रहा है। स्टील का कीमत जो पिछले साल 30 रुपये था आज 50 रुपये हो गया है। तो जीएसटी कलेक्शन तो इसकी वजह से है ना। आप बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रहा है। आज टूरिस्ट है, होटल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेज, सारा का सारा बैठा हुआ है, बट पॉलिटिकल उस चीज़ को छिपाते हैं। वो स्टील के प्राइजेस को कम नहीं होने दे रहे हैं। आज जो प्राइजेस है उसका बेनिफिट क्या हमको मिल रहा है। आज भी हम लॉस में, 50 रुपये किलो में सरिया बेच करके भी आज इंडस्ट्रियलिस्ट लॉस चल रहा है। क्यों? क्योंकि सारे पैसे तो चंद माइंस ओनर के पॉकेट में जा रहे हैं। जो आयरन ओर जिनकी रेजिंग कास्ट 1,000 रुपये टन है, आज वो 11,000 रुपये टन में बेच रहे हैं। और इस चीज़ की सारी जानकारी सरकार को है। ये 1,000 रुपये टन से ऊपर के कास्टिंग नहीं है, जिस चीज़ की नहीं है आज 11,000 रुपये टन ओपन मार्केट में बिक रहा है। तो ये सारी बातें हैं। ग्रोथ करने के चांसेस बहुत है, बट उनके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोर्ट पर सर हम बात करेंगे। हमारे साथ रेखा महिमा जी जुड़े हुई हैं और थोड़ा इंडस्ट्री से अब समाज पर भी आते हैं। इंडस्ट्री की बहुत सारी दिक्कतें हैं और देखिए हम जब कमल जी को बुलाया है तो इसीलिए बुलाया है कि वो जब एसोसिएशन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो अपनी इंडस्ट्री की समस्याएं बताएं सरकार को। और उन्होंने आते ही कहा कि बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें मंच दिया, मैं कम से कम समस्याएं बता सकूं। तो बिल्कुल वो सही फ़ायदा उठा रहे हैं इस मंच का। और यही हम चाहते हैं कि रायगढ़ ग्रो करेगा, छत्तीसगढ़ ग्रो करेगा, और उसके लिए जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचनी चाहिए। एक एक ज़िला, एक एक शहर छत्तीसगढ़ बनाता है। मैं रेखा जी आपके पास आ रहा हूँ। और रेखा जी, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये कि समाज सेवा के तौर पर हमने देखा कि अगर सियासत का साथ मिल जाए, अगर सरकार का साथ मिल जाए, प्रशासन का साथ मिल जाए, तो चीज़ें बहुत ऊपर लेवल तक हो सकती हैं, बहुत बड़े स्तर पर हो सकती हैं। तो उधर जब आप समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कितना साथ आपको प्रशासन का, सरकार का मिल पाता है? प्रशासन का साथ तो कभी इतना लिया नहीं, समाज सेवा करते गए और कभी सोचे नहीं। लेकिन एक कुष्ठ रोग का 2012 में हमने सरकार के साथ मिलके काम किया था
और उन्होंने हेल्प भी की। लेकिन समाज सेवी ने 4 कैंप लगाए और उसमें जितने कुष्ठ रोगी थे उनको निकाला, और ऐसे ऐसे कुष्ठ रोगी थे जो कि घर के लोग उन्हें छोड़ दिए थे। ऐसे 9 लोगों को हमने घर भेजा था। कुष्ठ रोगियों को ठीक करके घर भेजना, ये पूरा 3 महीने का कैंप चला था, जिसमें प्रशासन ने ये कह दिया था कि हम आपको वैसे हेल्प करेंगे जैसे आपको जगह चाहिए है या डॉक्टर्स चाहिए है, टीम चाहिए है। लेकिन जब हमको कुछ पैसे से या कुछ इससे मदद है तो वो हमको खुद करनी पड़ती थी। तो ये समस्याएं आती हैं देखिए। लेकिन उन्होंने डॉक्टर की टीम दी, आज वैन, और जितने जहाँ पे कैंप लगाना है वहाँ पे दवाइयाँ मुहैया कराई, ये सब। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। देखिए मैंने था, आज से करीबन 15 साल पहले की बात होगी, और उसको हार्ट पेशेंट के लिए हम लोगों ने दिया था। कुछ भी काम करना तो चैरिटेबल काम करना रहता है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे, जैसे तीज है हमारे लिए बहुत बड़ा होता है, तो हम लोगों तीज में भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम किए और फंड रेजिंग का काम, क्योंकि हर समय तो घर से पैसा नहीं लगा सकते ना। फिर हमारी 60 महिलाओं की जो टीम थी वो भी हम लोग 300-300 रुपये हर महीने अपने पास से पॉकेट मनी से निकालते थे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्य करते हुए फिर कभी कभी हम व्यापारियों से भी कुछ बोलते थे कि हमें फंड के लिए चाहिए, अच्छे काम करने हैं। जैसे हम लोगों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए चौकी धानी का कार्यक्रम लिया था, जो बहुत बड़ा था, 15 लाख। मालूम नहीं था पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन कदम बढ़ा लिया था उसमें राजस्थान से। ये सुनील जी, ये संजय जी, कमल जी, ये हेल्प करते हैं आपको सब? ये बहुत हेल्प करते हैं। तो ताली हो जाए फिर इनके लिए, जब इस तरह के समाज के लिए कैसे, मतलब आप देखिए ना, समाज सेवक आगे बढ़ता है, लेकिन उसको अगर कुछ मदद की जरूरत होती है और उसे लोग मदद कर देते हैं तो फिर वो कर पाता है वो समाज के लिए जो वो करने की ठान चुका है। यही बात बोली कि हमारे रायगढ़ में एकता बहुत है। जैसे कि अगर मैंने फ़ोन किया कि भैया ये काम हमने हाथ में लिया, वो भी हम महिलाओं ने लिया है। कुछ आधे पैसे तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ पैसों का हमें ज़रूरत पड़ता है, निश्चित हमेशा पड़ता है। लेकिन ये होता है कि हमने महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया तो हमें महिलाएँ भी बहुत हेल्प की हैं। पुरुष भाई ही नहीं, महिलाएँ भी हमें बहुत हेल्प की हैं। जबकि घर से पैसे निकलवाना महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये बिल्कुल सही कहा कि घर से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने भी देखा अपनी मम्मी को उनसे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम होता है। और आपने एक बात बोली कि हमें नहीं पता था, हम शुरू कर देते थे मुहिम कि पैसा कहाँ से आएगा। अच्छे काम के लिए हमेशा ऊपर वाला कहीं ना कहीं से रास्ते बना देता है। मेरे लिए तो बहुत सारे रास्ते, बहुत अच्छे रास्ते निकले। कभी भी कुछ भी काम हाथ में लिया हमेशा सक्सेस रहा है। ये या तो परिवार का साथ, लोगों का साथ, या रायगढ़ का साथ, मैंने हर का साथ मिला है। तो जब भी आप अच्छा काम करने निकलते तो राह निकल आती है। जी जी। When there is a will, there is a way, वो वाली बात है जी। माँ चंद्रहासिनी का आप पर पूरा आशीर्वाद है। पूरा। कमल जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत नाराजगी आपकी देख ली सरकार से, बहुत शिकायतें आपकी देख ली, लेकिन आज के करंट सिनेरियो में पूछना चाहूंगी कि कोरोना के लिहाज से अब क्या तैयारी होनी चाहिए? क्या आपके सामने चुनौती आई? थर्ड वेव भी, हम लगातार डेल्टा प्लस के मामले सुन रहे हैं, थर्ड वेव की चीजें सुन रहे हैं, तो उसके लिहाज से अब क्या तैयारियां होनी चाहिए जो चुनौतियां हैं सामने, सरकार के लिहाज से भी, आपके लिहाज से भी? कोरोना जो फेस 1 था, मुझे लगता है उसके बाद थोड़ी लापरवाही सभी लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि कोरोना ने अपना रूप उस समय दिखाया नहीं था। जब कोरोना का फेस 1 चल रहा था तो हम अपने घरों में टीम देखते थे कि स्पेन में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में लाशों के लिए गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा, उसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। तो हम लोग थोड़ा सा उसको लाइटली ले रहे थे कि चलो यार ठीक है, स्पेन में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, बट भारत में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बट जब सेकेंड वेव हुआ, जब हम देखे कि हमारे बगल में ऐसा हो रहा है, हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे जिले के शमशान घाट में ये स्थिति है, अलग से एक कोविड शमशान घाट बनाया जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि अब सेल्फ मोटिवेशन जो हम बोलते हैं, एक सबके मन में एक डर बैठ गया है। तो थर्ड वेव के लिए शासन प्रशासन भी तैयार है, जनता भी तैयार है, उद्योगपति भी तैयार हैं, दुकानदार भी तैयार है, क्योंकि अब वो सीन नहीं रहा। अब लोगों ने उसको बहुत करीब से देख लिया है। हर आदमी उस दर्द से गुजर चुका है। दर्द जब दूर का होता है तो उसको अपन नहीं महसूस कर पाते हैं। मेरा एक भतीजा स्पेन में रहता था, मैं उससे पूछता था जब स्पेन से जब स्प्रेड हुआ तो कि बेटा तू कैसा है, घर से बाहर मत निकलना, जबकि स्पेन में उसमें बहुत 200-300 केस थे। जब हमारे रायगढ़ में, हमारे मोहल्ले में होते हैं और हम लोग निकलते हैं तो उस चीज़ को, उस डर को समझ पाने लग गए कि अब ऐसा हो रहा है, बगल में ये आज चला गया, कल 25 साल का लड़का गुजर गया। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोरोना के बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इस चीज़ को, और इसका इलाज भी बहुत सस्ता नहीं है। 10,000 रुपया पर डे पर बेड
हॉस्पिटल्स ने चार्ज किया है, एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए वो कैपेबल नहीं है कि 1,10,000 दिन का अगर भर्ती होता है तो 1,00,000 रुपये बिल जा करके दे पाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो अब लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है और वो एहतियात बरत रहे हैं। नहीं, इसमें समस्या ये है कि जो 10,000 रुपये आपने पर बेड बताया पर डे के हिसाब जी, जी, जी। तो उसमें ये ऐसी बीमारी है कि परिवार में किसी एक कोई तो पूरे परिवार को साथ ले गए। अब वो जी। 10,000 पर पर्सन आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और वो पूरे जिंदगी की आपकी सेविंग तोड़ देगा, वो आपके मकान बिकवा देगा, वो बड़ी बात है। तो उसमें बड़ा धन्यवाद है उन समाज सेवियों के लिए, उन संस्थाओं के लिए, उन अस्पतालों के लिए, उन सरकारों के लिए जिन्होंने ऐसे वक्त में लोगों को मुफ्त इलाज या सब्सिडाइज रेट पर उनको इलाज मुहैया कराया। मैं सुरेश पर आता हूं आपके पास। और रायगढ़ में मैं आपको चीज़ बताना, माननीय कलेक्टर महोदय जो भीम सिंह साहब हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ उन्होंने इसको लेकर के काम किया। जब पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स को सप्लाई देने के उसका जो सिस्टम्स नहीं मिल रहे थे, वो अपने कॉन्टैक्ट से, अपने बैचमेट से, अपने पूरे देश भर में जुगाड़ लगा कर उन्होंने 1500 उसकी व्यवस्था की और बहुत 24 घंटे काम करते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने और कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से जिले को संभाला। और मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ वो कैजुअलिटी नहीं आ पाई जो बाकी हिस्सों में हमको देखने को मिला। यहाँ पर एक बात मुझे याद आई, नेशनल जो लिटरेसी रेट है उससे कहीं ज्यादा इस जिले का लिटरेसी रेट है। तो कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास है या पिछड़ा हुआ है या यहाँ साक्षरता दर, आप देखिए इसी जिले की बात कर रहा हूं मैं, रायगढ़ की लिटरेसी रेट नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट से कहीं ज्यादा है। और उसमें आप अनुपात अगर देखें तो 48% महिलाएं और करीब करीब 52% पुरुष उसमें पढ़े लिखे हैं। तो ऐसा जिला रेखा जी जहां लिटरेसी को लेकर लोग पहले से ही जागरूक हैं, वहां कितना मुश्किल या कितना आसान है लोगों को समझाना वैक्सीन के लिए, कोविड के लिए, बराबरी के हक के लिए, बेटी से प्यार के लिए, बेटी को पढ़ाने आगे बढ़ाने के लिए? थोड़ा मुश्किल तो है, देखिए, क्योंकि अंधविश्वास है अभी भी परंपराओं को लेके। अपने यहाँ परंपरा बहुत मायने रखती है। माने परंपरा से बाहर निकलना, सबको ये लगता है कि ये हम क्यों तोड़ें, हम क्यों करें, सामने वाला करें। जब परंपराओं को तोड़ के कोई आगे बढ़ता है तो उसके लिए बातें तो ज़रूर बनती हैं, लेकिन आगे चल के आप मनमोहन राय जी को जानते हैं जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया। पहले उनको सब लोगों ने बहुत ही कोसा, लेकिन उसके बाद उनका नाम आज भी आता है कि सती प्रथा को बंद करने में मनमोहन राय जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो समय समय पे लोग आए हैं, परंपराओं को ध्वस्त किया है। देखिए, धर्म और परंपरा को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि धर्म के नाम पे सब डरते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने भी बहुत कुछ ऐसा बताया है जिसको हम नहीं पढ़ते या नहीं सुनते हैं। बच्चे को हम महाभारत का ज्ञान भी नहीं कराते हैं कि गीता का पाठ पढ़ाएं और ये सब। तो हमारे यहाँ मेन परंपरा ही है जो कि ठीक है, हम उनसे जुड़े हैं, हमारी जड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, लेकिन हमारी जड़ में जो कीड़े लग गए हैं उन्हें हम कैसे निकालें, ये हमें सल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सही बात है कि कोई भी वो परंपरा नहीं हो सकती जो खुद को चोट दे, किसी और को चोट दे, तो वो परंपरा नहीं आप धर्म से जोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कमल जी, आपके पास आना चाहूंगी। कोरोना में हमने अभी बहुत सारे उद्योगपतियों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर एकोमोडेशन था, हमारे मजदूर वहीं रह रहे थे, हमने उनके लिए सुविधाएं की। लेकिन बहुत सारे उद्योगपति ऐसे भी हैं या बहुत सारे उद्योग वहाँ एकोमोडेशन नहीं है। तो क्या लगता है कि कोरोना ने ये सिखा दिया है कि आपके यहाँ जो वर्कर या जो कोई भी काम कर रहा है उसके लिए एकोमोडेशन की व्यवस्थाएं भी कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होगा तो वो बाहर नहीं जा सकता, आप उसको जाने भी नहीं देंगे, रिस्क होगा वो। देखिए, ये इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा रायगढ़ को समझना पड़ेगा। रायगढ़ एक ऐसा औद्योगिक शहर है जो फैला हुआ है। अब रायपुर, मुझे नहीं पता रायपुर के बारे में आप कितना जानते हैं। जैसे रायपुर में इंडस्ट्रियल बेल्ट है सिलतरा, तो वहाँ पे उद्योग एक दूसरे से सटे हुए हैं और उनके पास औद्योगिक जो ज़मीन है बहुत कम मात्रा में है। वो चाह करके भी अपने अंदर में उद्योगों के लिए रहने के लिए लेबर क्वार्टर्स या उस हिसाब से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। रायगढ़ में वो चीज़ नहीं है। यहाँ एक एक उद्योग के पास पर्याप्त ज़मीन है और उद्योग एक दूसरे से बहुत बहुत दूर दूर लगे हुए हैं। तो उस मात्रा में पॉल्यूशन भी आप देखेंगे रायगढ़ की मात्रा रायपुर की तुलना में, अन्य जगहों की तुलना में बहुत कम है। आज अब मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ उतना जगह ही उनके पास नहीं है, या ये कह सकते हैं कि वहाँ ज़मीन इतना महंगा है कि वो ले करके लेबर क्वार्टर्स या कॉलोनी बनाने में असमर्थ है, जो बहुत पुराने। रायगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब तुलना करते हैं दिल्ली से, नोएडा से या रायपुर से, तो बहुत बेहतर है यहाँ AQI। उसकी वजह क्या इंडस्ट्री का फैलाव है या दरअसल पर्यावरण जो संभाल कर रखा है इंडस्ट्री के साथ, ये उसके कारण? दोनों ही बातें हैं। देखिए, 92 से पहले, जैसे मैं आपको बता रहा था, 92 से पहले रायगढ़ को एक वनांचल के रूप में देखा जाता था। आप देखेंगे तो रायगढ़ से 4-5 किलोमीटर जैसे आप बंजारी की तरफ आगे बढ़ते हैं
तो ठंड लगने लग जाता था। पहले स्कूटर से अगर आप जाते हैं तो इतना ज़्यादा डीप फॉरेस्ट उस इलाके में हुआ करता था। तो बाय गॉड गिफ्ट रायगढ़ एक ऑलरेडी मतलब आप बोलेंगे कि वनों से घिरा हुआ शहर था। और अभी जो उद्योग आए भी तो वो बहुत दूर दूर हैं। एक दूसरे से उद्योगों की दूरी देखेंगे आप, पर्याप्त मात्रा में है। और दूसरा, उद्योगों के पास पर्याप्त ज़मीन है। तो यहाँ जो 30% हम लोगों को पेड़ लगाने के लिए या स्केल गार्डनिंग के लिए जो किया जाता है, हम उसको पालन भी करते हैं। और वैसे भी सारे उद्योग वनों से घिरे हुए हैं, सारे चारों तरफ पेड़ों से घिरे हुए हैं। और पर्याप्त मात्रा में यहाँ, जैसे सुनील भैया यहाँ पे रामदास द्रौपदी फाउंडेशन चला रहे हैं, ये हर साल बरसात में नर्सरी में हमको पौधे देते हैं। और हर उद्योग खुल के लगाता है पौधे। यहाँ पे पर्यावरण इंडेक्स तो हमेशा ही बेहतर रायगढ़ जिले में आपको मिलेगा। ये बात आपने सही बोली कि रायगढ़ में है, लेकिन ये इसलिए सवाल सर उठता है क्योंकि जब हम देख रहे थे कि मजदूर पलायन कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा कहना यही था, कहाँ रहेंगे, हमें तो हमारे मालिक ने कह दिया कि जाओ अब आप लोग। तो सर अब अगर उसके पास वाकई जमीन, रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, खाने के लिए चीजें नहीं होगी, तो वो तो जाना शुरू करेगा ही। और जाने का नतीजा ये हुआ था कि सेकेंड वेव आई थी। तो जगह भले ही ना हो, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं इस पर चोट करना चाहती हूँ। चैलेंज है उन उद्योगों के लिए जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अपने कर्मचारियों को रखने के लिए जगह नहीं है, और ना ही वो जगह खरीद करके, चूँकि अब उनके पास लैंड ही नहीं है। बगल में ज़मीन है, चारों तरफ से प्लांट ऑलरेडी घिरे हुए हैं। तो या तो उनको थोड़े बहुत दूर में जगह लेकर अपने कर्मचारियों के कॉलोनी बनाना होगा, और अपने लेबर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको एक एश्योरेंस देना पड़ेगा कि कोरोना वेव 3 आए, चाहे डेल्टा आ जाए, चाहे ब्लैक फंगस आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम सेफ हो, तुमको खाने पीने और रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी वो अपने कर्मचारियों को रोक पाएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि जो कर्मचारी वापस जा चुके हैं, अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे, मैं इंटरनेट में न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ, उसमें मालूम पड़ता है कि जो कर्मचारी लौट चुके हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे वो गुजरात से हों, वो अब वापस लौट करके मेट्रो शहर में काम करने नहीं जाना चाहते हैं। वो वहीं पर रह करके जो भी उन्होंने आर्ट सीखा है, चाहे होटल में काम करते थे तो वो अपना वहीं कुछ चालू कर लिए, कोई डायमंड कटिंग में था तो वहीं कुछ ज्वेलरी के यहाँ जाके वो अब ये देखने लगे हैं कि हमें कुछ कम पैसा मिल जाए, बट वो अपने जगह में सेटल होना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन ये रिवर्स माइग्रेशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती दे सकता है। जी जरूर। अब लेबर जो लौटा है वो स्किल्ड लौटा है। मैं इस पर आता हूँ आपके पास। रेखा जी आपके पास आ रहा हूँ, और मेरा आपसे एक सवाल, भूख बहुत बड़ी चीज़ है, 2 वक्त की रोटी किसी को मिल जाए वो बहुत बड़ी चीज़ है। हम बात कर रहे हैं हाईवेज की, हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट्स की, और एक भारत वो भी है जो कहते हैं गरीब भारत, एक इंडिया है और एक गरीब भारत है। एक गरीब भारत है, वो तबका कैसे उसका उत्थान होगा? आपने इतने साल खपाए हैं लोगों के बीच में, आपने क्या महसूस किया? कोई गरीब है तो इतना क्यों गरीब है? सरकार इतने सालों से काम कर रही हैं, आती हैं जाती हैं, वो इतना भी गरीब क्यों है? संसाधनों की कमी। गांव में, जैसे आपने कहा, लोग गांव में इतने संसाधन नहीं हैं, लोग शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं? जैसे अभी भैया बताए कि जो आ गए हैं वो छोटे छोटे काम करके ही, अब लोगों की जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, बहुत बढ़ गई थी। तो उस इच्छा आकांक्षाओं को लेके वो शहर की ओर भगना चालू किए। कुछ शिक्षा भी था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा बड़े शहरों में मिलेगी, छोटी जगह में इतनी सुविधाएँ नहीं हैं। तो ये सब जो 10 साल में उठाव पटक हुई, अभी इन दिनों में और ज़्यादा हुई। तो लोगों में क्या था कि हर कोई को ज़्यादा खर्च करना है और कम कमाई, जबकि कम कमाई में, कम खर्च में हम बचत करके उस चीज़ को गरीबी रेखा से उठ सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है, बहुत बच्चों को अगर पढ़ाना है, एजुकेशन, अगर एक गरीब व्यक्ति पढ़ाता है तो आज बहुत खर्चे हैं, उनको सुविधाएं होती, योजनाएं बहुत है, लेकिन योजनाओं का लाभ बहुत नहीं मिल रहा है। उनको समझाना पड़ेगा गाँव-गाँव जाके कि आप, अगर सरकार आपको एक बेटी के पढ़ाने के लिए ये योजना बनाई है, कन्या योजना या जो भी योजना है, उसका आप लाभ कैसे उठाएं। उनको एक तो लाभ कम मिल रहा है, उनको एक तो वो शिक्षित नहीं है, एक वो माने लोगों के उसका भी शिकार हैं, वो लोगों के माने उनका दोहन हो रहा है, बोलना चाहिए, एक शिकार है। में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कि चक्कर इतने लगाने पड़ जाते हैं कि इस दफ्तर चले गए, फिर उस दफ्तर चले गए, फिर उस दफ्तर चले गए। बहुत माने किसी काम को अगर करना है तो 5-6 जगह जाने के बाद भी वो काम नहीं होते हैं। हमने देखा है किसी को, एक बंगुसिया गांव के थे जिनका पैर कटना था, पैर में उनको सेप्टिक हो गया था, यहाँ मेन हॉस्पिटल में आए थे तो डॉक्टर साहब उनको 10,000 रुपये मांग रहे थे, जबकि मेन हॉस्पिटल में तो पैसे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तब वो मेरा कहीं पेपर में नाम पढ़े होंगे तो मेरे घर आए वहाँ के सरपंच और बोले कि दीदी देखिए ऐसा ऐसा है,
है और पैर कटना है, पैसे मांग रहे हैं। मैं डॉक्टर राजू को फ़ोन की कि सर देखिए इस टाइप से है, तो डॉक्टर राजू ने कहा संस्था का पैसा ऐसे नहीं होता कि 10,000 तुम किसी को पकड़ा दो, आवाज़ उठाओ। तो मैंने डॉक्टर को डायरेक्ट फ़ोन किया कि मैं अखिल भारतीय मरवाड़ी महिला सम्मेलन की स्टेट प्रेसिडेंट बोल रही हूँ और ऐसे ऐसे इनका पैर कटना है और पैसे मांगे जा रहे हैं। तब डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको लाइए। मैंने एक डर हम दिखाएं, सब बोलते हैं ना छोड़िए हमको क्या करना है हो जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा उसका पैर कट जाएगा फिर भी रेखा एक सर्वेंट रोज जाएगा वहाँ पे और उसको फल दे के आएगा और देखेगा कि उसकी सही तरीके से जांच और पड़ताल हो रही है कि नहीं। सख्ती जरूरी है। हाँ, तो सख्ती जरूरी है इन चीज़ों के लिए, जो हमारे यहाँ सख्ती नहीं है। सब चीज़ को छोड़ दिया जाता है, भगवान करेगा, बना दी, कोई हो बात जाएगा, नहीं, हो जाएगा, ये नहीं। आप देखिए अदर कंट्रीज में आज हमारे भारत से पहले बाद में स्वतंत्र हुए हैं और वो बहुत आगे हैं। जापान को ही ले लीजिए, लेकिन आज भारत इतने पीछे क्यों है? क्योंकि सिर्फ परंपराओं के नाम पे ही दुहाई देते हैं और यहाँ बहाने तो एवन है। माने बहाना बनाना हमारे यहाँ का एक परंपरा बन गया है। माने कुछ काम नहीं करना है, किसी की हेल्प नहीं करनी है तो बहाना बना देते हैं। वो रेडीमेड रहता है हमारे पास, वो खून में है। मैं तो कई जगह अकेले खड़ी थी, बरसात में भी कि अकेले, महिला सशक्तिकरण के बाद भी मैं अकेले खड़ी थी। कुष्ठ रोगियों को जब वापस भेजना था, बहुत बारिश हो रही थी और उनको साड़ी पहना के रिक्शे में पूरे रायगढ़ में घुमा के उनको घर भेजना था कि नहीं ये बिल्कुल सही है। उनके साथ हमने दिन बिताए और वहाँ पे महिलाएं नहीं पहुँची। और जब इतने पुरुष के बीच में आप अकेले खड़े होते हो तो कैसा लगता है कि आज आपका कोई साथ नहीं है, लेकिन आप घबराए नहीं और कार्य करते जाएं। तो यहाँ ये चीज़ें हैं कि आपको बीच राह में छोड़ दिया जाता है, आगे तक जाने की राह नहीं होती है, कोई राह दिखाने वाला नहीं होता है। ये समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं जाके हम भी फेडअप हो जाते हैं, समाज सेवी भी कहीं ना कहीं जाके एक उनके हाथ बन जाते हैं। बहुत सी मैंने ये सब फेस किया है। उसके बावजूद अगर हिम्मत ना हारें तो ये असली हिम्मत है। मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कमल जी, क्या लेकुनास हैं? दावे किए जाते हैं सिंगल विंडो सिस्टम है, आप आइए, आप ले जाइए जितने आपको एनओसीज चाहिए, आप इंडस्ट्री के लिए ये तय वक्त है, सिटीजन चार्टर है, ये है वो है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए सिस्टम सारे जो होते हैं, जो हम सुनते हैं कि सिंगल विंडो है, सारे लाइसेंस एक जगह से मिलेंगे। कल हमारे एक लेबर कमिश्नर साहब के साथ हमारा ऑनलाइन जूम मीटिंग था, वो भी यही बोल रहे थे कि अभी एक आदमी को 20 लाइसेंस लेने पड़ते हैं। मैं उद्योग चला रहा हूँ तो मेरा एक लाइसेंस है, मेरे अंडर में कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तो उसका अलग लाइसेंस है, उसके बाद फिर मेरे उद्योग में कोई और दूसरा सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा तो उसके अलग लाइसेंस चाहिए। तो बातें बहुत सारी ऐसे आती हैं, योजना के रूप में आती हैं। कोई बहुत पहले मेरे को लग रहा है किसी नेता ने कहा था कि 1 रुपये दिल्ली से चलता है तो हमारे पास 15 पैसा पहुँचता है। ये सारी जानकारी भी उनको रहती है कि हम बना ये रहे हैं, हो ये रहा है, बट उसके ऊपर उनकी कसावट क्यों नहीं आ पाती है कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं तो आम आदमी के पास 1 रुपया क्यों नहीं पहुंच रहा है? कौन जिम्मेदार है? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए हम किसके ऊपर इस चीज़ को तय करें कि ताकि 1 रुपया वहाँ पहुँचे। कि हमने आज ईज़ किया है, जिस हम बिजनेस ईज़ की बात कर रहे हैं आप, कि हमने बिजनेस को ईज़ किया है कि लोगों को ज़्यादा भटकना ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी उद्योग भटक रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई अगर अधिकारी है तो उसके क्या पनिशमेंट दिया जाता है? जब तक ये एक्शन नहीं लेंगे ना। नहीं, उस पर मैंने हमेशा कहा है कि देखिए जनता कभी अधिकारियों को वोट नहीं देती है, जनता देती है नेताओं को वोट, सरकारों को वोट। तो सरकारों को ये बात देखनी चाहिए कि आप तो जनता का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या अधिकारी भी उसी शिद्दत के साथ लगकर वो तमाम चीजें कर रहे हैं? दावे अलग है, हकीकत अलग है। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे मतलब जो भी देखेंगे हमारे इस बातचीत को, उनके कोई राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनके समक्ष सिर्फ रायगढ़ के लिए मैं 4 मांगे रखता हूँ। वो हमारे उद्योगों के लिए ही है। एक तो हम रायगढ़ में रिंग रोड की, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा हूँ, घबराइए मत। रायगढ़ में रिंग रोड की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि हम पिछले 20 साल से इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय PWD मंत्री सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अति शीघ्र रायगढ़ में एक रिंग रोड प्रारंभ किया जाए। दूसरा है रायगढ़ से अंबिकापुर एक 4 लेन सड़क का निर्माण होना चाहिए। महीने में अगर आप देखेंगे तो 100 लोगों की मिनिमम डेथ होती है उस रोड पे। अगर आप आंकड़ा उठा लें, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ को बोल रहा हूँ, रायगढ़ अंबिकापुर रोड के बीच में महीने में 100 एक्सीडेंटल डेथ 100% श्योर है। तीसरा और चौथा, तीसरा है सारे उद्योग रायगढ़ से अंबिकापुर रोड में है और उस रोड में रेलवे साइडिंग की, गुड्स रेलवे साइडिंग की एक मांग हमारी पूरी की जाए, जिससे कि रायगढ़ के ऊपर से औद्योगिक दबाव बहुत कम हो जाएगा। और चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि NMDC जिसका माइंस जगदलपुर में है, उसका एक डिपो रायगढ़ में हमारे लिए किया जाए और उसको NMDC के प्राइस पे, जिस प्राइस पे रायपुर वालों को आयरन ओर मिलता है, उस प्राइस पे हमको रायगढ़ में NMDC का आयरन ओर की पूर्ति किया जाए,
जिससे हम भी कंपटीशन के मार्केट में हम भी उनके अपने आप को तुलना साबित में कर सकें। स्टील बेच सकें। हमारी नीयत साफ है, हमारे पे काबिलियत भी है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बस हमें कुछ मदद चाहिए सरकार से, जो अगर आपके चैनल के नहीं, माध्यम देखिए से मिल सर, ये सके। मंच जो है जी, इसका जी, जी। इसका मतलब ही ये था, इसका मकसद ये था जी। कि जो व्यापारी हैं, समाज सेवक हैं, वो बेहतर करना चाहते हैं, तो वो सरकार से क्या मांग रखते हैं। बहुत धन्यवाद आपका रेखा जी, Thank you. और बहुत शुक्रिया आपका कमल जी। वक्त है सम्मान करने का, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स स्टेट हेड राजीव त्रिपाठी जी को, वो मंच पर आए, और इसी के साथ में रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के चेयरमैन सुनील रामदास अग्रवाल जी को। क्योंकि अभी हमने जैसे बातें सुनी, समाज सेवी ये जानता है कि जनता के बीच आखिर परेशानियां क्या हैं, और आईना दिखाने का काम समाज सेवी करता है, जो कि रेखा जी बखूबी कर रही हैं। और कमल जी की बहुत शिकायतें हैं सरकार से, प्रशासन से। हमने ये मंच दिया, जैसा कि वो भी कह रहे थे कि हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ के जरिए सरकारी तंत्र हमारी चीज़ों को सुने, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रायगढ़ मात खा रहा है, यहाँ की सड़कें बने, जो रिंग रोड का जिक्र किया गया, क्योंकि यहाँ के उद्योगपति अगर कुछ दे रहे हैं समाज को, सरकार को, तो बदले में वो बस इतना ही चाहते हैं ताकि उनका जो उद्योग है वो भली भांति चलता रहे, रोजगार जो है वो यूं ही मिलता रहे, और वो भी उद्योग को सेटअप कर पाए। ऐसे उद्योगपति आज हमारे बीच थे जिन्होंने मजदूरों के लिए बेहतर काम किया, अपने मजदूरों का खास ख्याल रखा। उनमें से एक कमल अग्रवाल। और सरकार से शिकायतें होप करेंगे कि दूर हो, लगातार वो शिकायतें अपनी बताते रहे कि ये शिकायतें हैं, अब कैसे इन्हें दूर किया जाए। छत्तीसगढ़ की बात रायगढ़ से, आज हमने जाना कि रायगढ़ में आखिर क्या क्या है। आज एक बात हमारे एक गेस्ट ने कही कि बहुत पोटेंशियल है, वाकई बहुत पोटेंशियल है, जो हमने यहाँ के लोगों में भी देखा। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक महीने बाद जब वो सैलरी लेके घर आती है, तब भी घर वाले कहते हैं कि चलो ठीक है, बेटी अपने कदमों पर खड़ा हो रही, घर में पैसा ला रही है। लेकिन बेटी जब समाज सेवा करने जा रही है, घर का पैसा बाहर लगा रही है, तो वो और कितना होता है कि अरे एक तो लड़की हो, बाहर जा रही हो, ऊपर से घर का पैसा बाहर लगा रही हो, तो वो कितना मुश्किल था उस वक्त। मुश्किल होता है। उस समय हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे फंड रेजिंग के भी कार्य करते थे हम। जैसे सुनील भैया तो अच्छे से जानते हैं, हम लोगों ने नच बलिए का एक कार्यक्रम कराया था, जब बहुत फेमस था, 10 जोड़ों को कोरियोग्राफी करवा के, और उसमें हार्ट पेशेंट लोगों का हेल्प हमने भी कवर किया था, उसे मुझे भी याद है। तो भैया आए थे पत्थल गांव से, सुनील भैया सुन रहे हैं ना, पत्थल गांव से आए थे भैया देखने के लिए वो कार्यक्रम नच बलिए। तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ 33,000 फंड रेजिंग की थी, लेकिन वो